अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि टाउनशिप के इलाके में 10 साला बच्चे को बेदर्दी के साथ उसके घर में कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस जब मुकदमा दर्ज करती है और उस बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता ये चलता है कि बच्चे को ना सिर्फ कत्ल किया गया है बल्कि उसके साथ बदफेली भी की गई है। पुलिस जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती है तो कातिल कोई और नहीं बच्चे का चचा ही होता है। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। थाना टाउनशिप की हदूद में एक 10 साला बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है और उसका वालिद उस मुकदमे का मुद्दई बन जाता है। फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू करती है और जब मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाता है तो पता ये चलता है कि जो मकतूल बच्चा था उसका चचा ही उसका कातिल था। मकतूल जो बच्चा है उसकी वालिदा को अब पुलिस के मुताबिक उसकी वालिदा को मुकदमे का मुद्दई बना दिया गया है। जो बच्चे का मामू है वो भी हमारे साथ है और मकतूल बच्चे की वालिदा, एक माँ जिसके लिए ये दुख और ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है, उनसे भी जानते हैं कि बच्चे को कत्ल करने की आखिर वजह क्या थी और पुलिस ने किस तरह से मुलजिम को गिरफ़्तार किया, कैसे मुलजिम तक पुलिस जो है वो पहुंच सकी, ये सब कुछ इनकी ज़ुबानी जानते हैं। मेरी बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ाहिरा हसन है। ज़ाहिरा हसन है। तो आपके बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम कितने बरस का था, कितने साल का था? 10 साल तकरीबन। 10 साल का था। कुछ बताएंगी क्या हुआ, क्यों कत्ल कर दिया? चचा ने कत्ल कर दिया पुलिस के मुताबिक? पुलिस के मुताबिक तो यही कि नशा तो वो करता था। चचा नशा करता था, मतलब इतना नहीं हमें तो पता था, ये था कि अंदाज़ा था कि ये करता कराता है। किस हद तक, किस लेवल तक करता था ये हमें नहीं पता था। बस उस दिन भी यही मतलब पुलिस के मुताबिक उस दिन भी यही है कि वो नशे में आया है। नशे के आने के बाद जो है ना, वो नशे की हालत में उसने ये सारे काम किए हैं। ठीक है, तो कैसे मारा, कैसे उसने, कौन था घर में, वाकया किस तरह से? उस टाइम पे मैं थी, मेरी बेटी थी, नीचे दादी थी। मारा? नहीं जी, मुझे मेरी उस दिन तबीयत ख़राब थी तो मैं लेटी हुई थी अपने कमरे में। तो मुझे इस चीज़ क्या कर रहा था? मेरा बेटा वैसे तो मतलब उस टाइम पे पढ़ने चला जाता है, ठीक है। किसी दिन लेट भी थोड़ा चला जाता था पारा पढ़ने के लिए। तो बहनें जो हैं इसकी चली गई हैं, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं लेटी हुई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि वो भी गया है कि नहीं गया है। बहनें गई हैं, मुझे उनकी आवाज़ आई है, मैंने उठ के उसकी पोनी वगैरह भी की है बालों में बच्ची के। तो उसके बाद वो चली गई हैं। मेरे अंदाजे में था कि सारे बहन भाई चले गए हैं। नीचे से उनकी मुझे आवाज़ भी आई है, छोटी बहन नीचे वाली बहन को भी लेके गई हैं वो मस्जिद। तो मेरे अंदाजे में सारे चले गए हैं। बड़ी बेटी जो है ना वो साथ वाले कमरे में लेटी हुई थी, वो भी जो है ना साथ वाले कमरे में थी। हमें नहीं पता चला क्या हुआ है, किस तरीके से किया गया था, हमें उस वक़्त नहीं अंदाज़ा था। मुझे तो ये भी नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो चुका है। अच्छा। जब मैं उठी हूँ, उठने के बाद मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी है नीचे आटे के लिए। मैं उस जहाँ पे इब्राहिम की लाश थी वहाँ से 3 कदम की 3 सीढ़ियों के स्टेप थी, वहाँ पे बैठ के मैंने अपने ससुर की आवाज़ सुनी है, उनसे बातचीत की है। उन्होंने मेरे से आटा पूछा है कि गुंदा हुआ आटा है, तो मैंने कहा जी है। मैंने आटा अपनी बेटी के हाथ भेजा है। उसके बाद जो आटा वो नीचे दे के आ गई है। उसके बाद मैं दोबारा लेटी नहीं हूँ, मैं घर के काम काज में शुरू हो गई हूँ। वहाँ से बस थोड़ा सा मैंने काम करने के बाद पानी की बोतल उठाई है, स्टोर में मैं रखने के लिए गई हूँ और वहाँ पे मुझे इब्राहिम मतलब डेड बॉडी उसकी मिली है। डेड बॉडी मुर्दा हालत में? हाँ जी, मुर्दा हालत। किस तरह से, किस मुझे बाहर नहीं पता था कि वो मुर्दा हालत में है कि जिंदा हालत में है। हालत उसकी ये थी कि पीछे रस्सी बंधी हुई थी खिड़की के साथ।
अच्छा, पीछे खिड़की के साथ रस्सी उसकी बंधी हुई थी और गले में उसके रस्सी लिपटी हुई थी। फंदा लगा हुआ था। हाँ जी, नहीं फंदा तो ऊपर से लगता है ना, ये तो सिर्फ खिड़की दबाया नहीं हुआ था? पीछे नहीं बहुत ज़्यादा दबाया नहीं हुआ था, ठीक है। हल्का फुल्का खिंचाव कह सकते हैं आप। और रस्सी के 3 बल थे उसके गले में। अच्छा, मेरी पहली आवाज़ तो ये निकली है कि इब्राहिम आप घर पे हो। दूसरी आवाज़ ये निकली है इब्राहिम इब्राहिम करते करते इतनी देर में नीचे से सारे मतलब वालदा ससुर ये लोग जो है ना ये नीचे से ऊपर आ चुके हैं। इन्होंने आके जो है देखा है, जितनी देर में मैंने एक अभी रस्सी का बल निकाला ही था इतनी देर में सांस आ गई थी। दूसरे रस्सी के बल निकालने हैं, उस पर पानी डालने की कोशिश की है, उसको मैं उठा के नीचे लेके गई हूँ अपनी ससुर वाले पोर्शन में। वहाँ पे जो है ना मैंने उसको सामने नेबर्स वगैरह आ गए हैं, उन लोगों ने मुझे कहा है कि इसको भाभी आप सांस देने की कोशिश करें। मैंने उसके मुंह के साथ अपने सांस देने की कोशिश की है। उनमें से बच्चों ने किसी ने पंप करने की कोशिश की है कि प्रेस कर करके शायद सांस वापस आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ से फिर लेके गई हूँ इसको बाहर मेन तक। वहाँ पे 1122 वालों को कॉल पहले ही जा चुकी हुई थी। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा है कि इसको आप हॉस्पिटल ले जाएं। मैं हॉस्पिटल लेके गई हूँ और उन्होंने बताया कि ये ख़त्म हो चुका हुआ है। अच्छा, उन्होंने बताया कि ख़त्म हो चुका है। तो फिर पुलिस ने कैसे उस मुलजिम को, जो बच्चे का चचा था, आपका देवर लगता था, जी मेरा उस छोटा तक सबसे कैसे छोटा पहुंचे? देवर था। आपके शोहर ने एफआईआर दर्ज करवाई? वो नाम तो मालूम? जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पे एफआईआर वगैरह सब कुछ मतलब कट गया और पोस्टमार्टम के लिए भी ले गए हैं। वो सारा कुछ जो है नामालूम अफराद की जो है वो एफआईआर कटी है। तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रही है इन लोगों की। ठीक है। तो बस फिर इन्वेस्टिगेशन में फिर ये सब कुछ आगे हमारे जब आपको क्या बताया इन्वेस्टिगेशन वालों ने कि क्या हुआ? उन्होंने ये पुलिस वालों ने हमें यही बताया है कि छोटे भाई ने की है और करने की वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। अच्छा, वरना कोई आपके बेटे के साथ उसका कोई इख्तलाफ नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई नाराजगी? छोटा नहीं बच्चा था। 10 साल का था। जाहिर है मोहब्बत करते थे सारे बज़ाहिर, सब बहुत मोहब्बत करते थे। आपके कितने बेटे हैं? एक ही बेटा था, 3 बेटियां थी। एक ही बेटा एक ही बेटा था मेरा। बड़े प्यार से पाला होगा। जाहिर है। कौन सी क्लास में पढ़ता था? अभी वो 2 से 3 में गया था। 3 में गया था। 3 में गया था। तो फर्स्ट पोजीशन में उसने ली है, ट्रॉफी है ये उसके घर पे। बस उस दिन उसे तकरीबन 5 फरवरी को था उसका रिज़ल्ट। 5 फरवरी को उसका रिज़ल्ट आया, हम जाके लेके आए हैं रिज़ल्ट। बड़ा खुश था, घर में भी सबको बताया, सबने बड़ी खुशी से उसको पैसे वगैरह भी दिए हैं पास होने की खुशी में। सारे मोहब्बत करते थे, बल्कि जिस दिन उसकी हुई है रात को बैठ के नीचे दादी दादे के साथ खाना खाया, चाचे के साथ खाना खाया, बड़े वाले दरमियान वाले चाचू के साथ, सारे बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे नहीं समझ में आई है एकदम से इस तरह से नशे की हालत में कैसे कर दिया, क्यों किया उसने, किस तरह से हो गया, नहीं समझ में आता। ठीक है, पुलिस ने यकीनन उसको पकड़ लिया, मुलजिम को भी, और उसको सज़ा भी मिलेगी कानून के मुताबिक। क्या होना चाहिए उसको, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। जिस तरीके से उसने तड़पा के मेरे बेटे को मारा, इसी तरह से तड़प के उसे भी मरना चाहिए। जिस तरीके से उसने मेरे बच्चे के साथ सलूक किया, ये सारे सलूक उसके साथ भी होने चाहिए। अच्छा, क्या फिर आपको क्या लगता है कि माफ़ी तो नहीं हो जाएगी आपके शोहर कहेंगे कि चले? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जी अगर ऐसा कुछ है, किसी से हो गया, कोई गलती से हो गया तो मुझे अभी बता सकता है। मैं अभी माफ़ी तलाफ़ी के हक़ में हूँ, लेकिन बाद में नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि वो अब अपनी ज़ुबान से फिरेंगे। ठीक है, वो अब मेरा पूरा साथ देंगे इसको सज़ा के एंड तक पहुँचाने में। जो मुलजिम है उसको आपने देखा पुलिस की हिरासत में? आपने उसकी शक्ल देखी, उससे बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। तो ये आपको पता था कि वो पहले भी नशा करता था? हाँ जी, नशे का तो शादीशुदा है वो? शादी होके डाइवोर्स हो चुकी हुई थी। डाइवोर्स हो चुकी है, ठीक है। शादी भी इसकी बहुत छोटी एज में हो गई थी, डाइवोर्स भी बस तकरीबन कोई साल के अंदर डाइवोर्स वगैरह भी हो चुकी थी इसकी। बेटी भी है एक उसकी। अच्छा, उसकी अपनी एक बेटी है जो उसके पास ही होती थी? नहीं, वो माँ के वो पास? माँ के पास। ठीक है, तो ये आपके भाई हैं साथ? जी, मेरे भाई हैं। इनसे माइक दीजिएगा इनको। भाई आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि क्या वाकया किस तरह से हुआ। मेरा नाम अदनान है जी। अदनान और
ये वाक़या 10 तारीख का है। बच्चा अपनी रूटीन से जो है वो घर में खेल कूद रहा था। सिपारा पढ़ने के लिए तैयारी बहनें दोनों गई हैं, तो वो कपड़े देकर गई हैं कि ये आप पहन के सिपारा पढ़ने चले जाना। वो बड़ा रूटीन के साथ अपनी बड़ा छत के ऊपर ही वो खेल रहा है। 10 मिनट पहले बड़ी बहन उसको देख कर गई है, पूछ के गई है कि आपने इब्राहिम पढ़ने जाना है। उसने कहा मैं 3 बजे जाऊँगा। तो इसी दौरान वो चली गई अपने रूम में, जाके लेट गई है। तो कुछ टाइम के बाद ये कार्रवाई जब हुई है, उसके बाद ये जब जैसे इन्होंने बताया कि ये तकरीबन 4 बजे सो के उठी हैं, तो देखा है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है। बस उसकी तकरीबन 15-20 मिनट के दौरान ही जो भी मामला हुआ है वो उस दरिंदे ने वो उस कार्रवाई में इस तरीके से किया है कि वो किसी को कानो कान नहीं खबर हुई, और वो साथ तदफीन तक और हर मामले में साथ साथ फिरता रहा है। मतलब ये सब कुछ करने के बाद कोई मलामत नहीं, कोई चेहरे पर डर खौफ नहीं। वो हमारे साथ उसी तरह घर में, बल्कि ख़ुद एफर्ट कर रहा है कि जी हमने पता लगवाना है ये कौन है, उसको छोड़ना नहीं है हमने, जो इसमें मुलविस है या जो जिसने ये किया मैं तो उसको जान से मार दूंगा। मतलब इस लिहाज से वो सारी चीज़ें वो करता रहा है साथ साथ। पुलिस वालों की मेहरबानी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरे अच्छे तरीके से किया, रिपोर्ट्स को टैली किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टैली किया, उसकी पोलोग्राफी का टेस्ट करवा के जो कुछ भी मामला वो कर सकते थे उन्होंने करके इसको फाइंड आउट किया। तो बड़ा क्रिटिकल था कि मतलब 10-15 मिनट के अंदर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है और कैसे उसने ये कर लिया। तो इन्होंने बाकायदा उसको बड़ा फॉलो अप करने के बाद उसको फाइंड आउट करके दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन है कि वो जो लानत में घुसा हुआ था नशे की, उस नशे ने ही उसको ये सब कुछ करवा दिया, और वो उसी नशे की हालत में जो है वो उसने ये सब मामलात कर दिए। तो बस अब ये हमारी तो अपील यही है कि सख्त से सख्त सज़ा जो कानून के मुताबिक बनती है उसको वो दी जाए। मौत के किसी को मारने के बदले मौत है, अल्लाह उसको मौत जो अच्छा, है आप ये बताइएगा कि जब ये वाक़या होता है, बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है, तो रिश्तेदार आप या माँ या बाकी दीगर लोग ये तवक्को करते थे कि मारने वाला सगा चचा हो सकता है और पुलिस उसको इतनी जल्दी ट्रेस कर लेगी? देखें, जहाँ तक मामला था, घर का कंडीशन जो है वो ऐसी है कि दाएं बाएं से कोई नहीं आ सकता, और दिन का टाइम है, दोपहर के टाइम में बाहर से कोई आके इस तरह का काम नहीं कर सकता। इवन कि कोई चोरी नहीं कर सकता किसी के घर में दिन में। अच्छा खासा घर में लोग मौजूद होते हैं। नीचे जो है वो रेंट आउट है घर, नीचे की फैमिली है, ऊपर की फैमिली है, उससे ऊपर सिस्टर रहती हैं। तो ये तो इल्म था ही शुरू स्टार्ट से ही कि कोई ना कोई मामला, ये जो भी किस्सा हुआ घर में ही है। घर के अंदर से ही कुछ ना कुछ जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। इसका चीज़ का हमें भी आइडिया था, पुलिस को भी आइडिया था। तो करते रहे हैं, इस पर फाइंड आउट करते रहे हैं, देखते रहे हैं चीज़ों को। एट दी एंड फिर निकला है तो वो क्लियर हो गया कि वो किस कंडीशन में किया उसने और कैसे किया, ये सबके सामने अब आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो मैंने बहन से भी किया था कि ज़ाहिर है कातिल जो है वो भाई है आपके बेनोई का, बहन के शोहर का, तो किसी दौर में या किसी वक्त में ऐसा मुमकिन या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वो शायद भाई की वजह से कोई नरमी दिखा दें कि केस जो है वो नहीं, जब तक क्लियरिटी नहीं थी, थोड़ी सी लचक वो रख रहा था भाई की तरफ से कि वो ये चाह रहा था कि ऐसा ना हो। अच्छा, ये कंडीशन ना बने, ये ना हो इन्वॉल्व उसमें। जो भी कोशिश हो रही है, मतलब अगर पुलिस की एंड से हो रही है, तो वो शुरू से ये कह रहा था कि किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, कोई नाजायज़ ना पकड़ा जाए। लेकिन जब क्लियर हो गई हैं चीज़ें और मज़ीद क्लियरिटी की तरफ चली जाएंगी, तो मैं भी उसका ओपिनियन जो है वो ये होगा कि वो उसके साथ पूरा इंतकाम ले उससे, और वो चीज़ें जहाँ तक हो सके उसको केस को चलाए और उसको आखिरी जो है उसकी सज़ाए मौत तक उसको पहुँचाए। बाकी बहन हमारी तो इंशाल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज़ का ना कभी है, ना कभी सोचेगी, ना कभी हो सकता है। तो एक ही एक बच्चा पूरे घर का, ख़ानदान का पूरे का एक चश्मो चिराग है। इसके साथ तो हर किसी को खड़ा होना चाहिए, उसके दादा दादी को, उसके चाचा जो बाकी हैं उन सबको खड़े होकर उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए कि वो एक पूरा क्लोते घर का चश्मो चिराग था। नीचे छोटे चाचा के पास भी 2 बेटी हैं, इसके अपने पास भी एक छोटी बेटी है, इसके पास 3 बेटी हैं। इन सब बहनों का वो अकलौता भाई था, एक ही एक अकलौता भाई था। तो बेटा एक था पूरे घर में, तो लाडला होता है सबसे। बिल्कुल ठीक है जी। आपने आपने बात सुनी, ये थी बच्चे की वालदा और मामू थे।
और पूरे ख़ानदान में एक ही लड़का था। इनकी भी तीन बेटियां हैं, फिर दूसरे भाई की भी 2 बेटियां हैं, फिर जो कातिल है उसकी भी एक बेटी है। पूरे ख़ानदान में एक ही चश्मो चिराग था जो मकतूल था। और पुलिस ने इसमें बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने इसमें जो मुलजिम था उसको गिरफ़्तार कर लिया। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि सगा चचा जो है वही अपने खून को कत्ल कर सकता है, अपने बेटों की तरह के बच्चे को कत्ल कर सकता है। लेकिन पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन की, कैसे शुबा हुआ, कैसे तफ्तीश का आगाज़ हुआ, किस तरह से मुलजिम तक पहुँचे, ये हम आपको पुलिस की ज़ुबानी भी सुनाएंगे कि ब्लाइंड मर्डर और उसके लिए चंद दिनों में, कुछ अरसे में ही मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेना, फिर मुलजिम ने तमाम चीज़ों का एतराफ़ भी किया। ये तमाम चीज़ें हम पुलिस की ज़ुबानी भी आपको सुनवाएंगे आगे चल के। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको मकतूल बच्चे की वालिदा और उसके मामू से बात करवाई, जिनको ये नहीं पता मुकदमा FIR यकीनन दर्ज हो गई थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि पुलिस किस तरह से उस बच्चे के कातिल तक पहुंच जाएगी। और ऐसा कातिल जो खूनी रिश्ता भी है, सगा चचा था, पुलिस ने फ़िलहाल उसे जब गिरफ़्तार किया, तफ्तीश की, तो तमाम मामलात सामने आए। मुकदमा टाउनशिप पुलिस स्टेशन में दर्ज था और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो हैं इसके IO भी थे, वो खुद इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे। और उन्होंने मुलजिम से जब ये तमाम इंकशाफात सुने और मकतूल के जब लवाहकीन को बताया तो उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। सगा चचा बच्चे को कत्ल कर दे घर में, और फिर उसके बाद उसके कातिल की तलाश के लिए उसके लवाहकीन के साथ, पुलिस के साथ भी हर तरह की कोशिश करता हो, ड्रामा करता हो मुलजिम को तलाश करने की, लेकिन कातिल वो खुद हो। और रहमान खावर साहब हैं हमारे साथ, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने किस तरह से मुलजिम की गिरफ़्तारी यकीनी बनाई, क्या क्लू इनको मिले, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई ये बताइएगा कि कैसे आपको शुबा हुआ, पहले तो ये बताएं कि वाक़या था कैसे जब मुकदमा दर्ज हुआ, नामालूम लोगों पे, नामालूम अफराद पे हुआ या शख्स पे हुआ, तो कैसे फिर ये सारा केस की तफ्तीश की कैसे आपने? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जब इसकी मैं 15 पे कॉल मसूल हुई कि जना हॉस्पिटल में डेड बॉडी आई है, ठीक है, 9 साल के बच्चे ने खुदकुशी की है। तो 9 साल के बच्चे के पास खुदकुशी करने की रीज़न नहीं होती कोई भी। तो अच्छा, पहले कॉल ये चली है कि खुदकुशी की है, ठीक है। तो हम लोग सारे सीनियर्स भी, मैं भी, DSP साहब सारे हॉस्पिटल गए। तो जब बच्चे की पेरेंट कंडीशन देखी तो वो उसकी खुदकुशी वाली नहीं थी, ठीक है, वो ऐसे था जैसे उसे गला दबा के मारा गया हुआ है। ठीक है। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, उनसे पूछा। बच्चे के वर्षा कह रहे थे कि हमारा बच्चा थोड़ा सा थ्रिलिंग था, टास्क वाली गेम्स खेलना पसंद करता था, तो इसने कोई टास्क किया जी, तो उसमें इसकी जो है वो, ये किसका मौक़िफ़ था? ये बेसिकली यही जो चचा इसका मुलज़म था, अच्छा, यही सबके कानों में डाल के, और पुलिस के आने से पहले वहाँ से स्किप हो गया था। ठीक है। तो फिर साथ इनके दूसरा ये डाला था कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लाश की बेहुरमती है, हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, हमारा बच्चा था फौत हो गया, हम लेके घर जा रहे हैं। तो लेकिन जब वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, डॉक्टर्स भी थे, सीनियर सारे वहाँ पे थे, तो हमने उन्हें समझाया कि आप 302 की FIR दे लें, डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर डॉक्टर साहब कहें कि ये खुदकुशी है तो फिर ये खुदकुशी है, अगर ये मर्डर है तो फिर इसको मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से हम आ गए। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्राइम सीन, ठीक है, कि क्राइम सीन पे क्या हुआ है। ठीक है। जिस जगह पे वकूआ हुआ है हम उनके घर आ गए। तो जय वकूआ घर की 3री मंजिल पे एक कमरा था, स्टोर था छोटा सा, वहाँ पे बॉडी तो उठा के ले गए थे, लेकिन वहाँ पे 2 रस्सियाँ और बच्चे की तरफ जूते पड़े हुए थे और बाकी चीज़ें थी। हम लोगों ने फोरेंसिक लैब वालों को बुलाया, ठीक है। उन्होंने उससे आगे क्राइम सीन को महफूज किया, हमने एविडेंसेस वगैरह की। तो 3 दिन के बाद इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। ठीक है। तो डॉक्टर साहब के साथ सीटिंग हुई। डॉक्टर साहब ने कहा ये क्लियर कट मर्डर है, ना तो इनकी बोन की हड्डी टूटी है,
और फांसी के बाद या ख़ुदकुशी के बाद जो गर्दन होती है वो लंबी हो जाती है 1 से 1.5 इंच। इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने हमें दूसरा जो बात दी वो ये थी कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा जी, जो हमारे लिए सबसे ये ज़्यादा मेडिकल में आया कि बच्चे के साथ जी, जाती हुई? जी, उसमें हम इससे पहले मुख्तलिफ डायमेंशन में सोच रहे थे कि इसका एक चाचा अरसलान, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी बेटियां, इसका बेटा है, वो ख़ानदानी वो जो होती है जेलसी हो सकती जेलसी है। फैक्टर में कुछ कर दिया है। लेकिन जब उसकी डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आई ना, तो उसके बाद हमें अपनी लाइन ऑफ एक्शन मज़ीद उसको चेंज करना पड़ा, ब्रॉडर करना पड़ा कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ है। उसमें 2 ऑप्शन थे। उस टाइम 4 बंदे घर में मौजूद हैं, 5 बच्चे की वालदा, बहन, ये चाचा अहमद और चची, और इसके अलावा घर में कोई फ़र्द मौजूद नहीं है। तो हम उस सारे इनकी गली के चारों साइडों की फुटेजेस इकट्ठी करते हैं सारे दिन की, फ्रंट की, बैक की, लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की, कि किसी बंदे की सस्पेक्ट की हमें यहाँ से मूवमेंट मिले, ताकि हमें पता चले कि ये बंदा इनके घर में घुसा है, ये सस्पेक्ट इस गली में आया है, इनके घर में नहीं भी घुसा तो दाएं बाएं से वो फलांग के अंदर जाके ये काम कर सकता है। लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर बच्चे की बॉडी मिलने तक हमें एक ऐसी सिंगल सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था कि जो जिसे हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने ये काम किया है। तो उसके बाद हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। हमारे डीआई साहब हैं, 9 साल का बच्चा है, हर बंदा ही अफसरदा था। फिर माँ बाप का इकलौता बच्चा है 10 साल का, उसका मर्डर हो गया और ऐसे ब्रूटली किसी ने गला दबा के उसको मार दिया, रेप भी उसका कर दिया। तो वो हर 6 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद, दिन में 3-3 दफ़ा हमारे डीएसपी साहब मियां मोहम्मद अफजल साहब वो पूछते थे, सीनियर्स पूछते थे। तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था हम पे। वो फोटोज़ वगैरह हमने सारी इकट्ठी की। तो उसके बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे कि कातिल घर के अंदर है, कातिल घर से बाहर नहीं है। अब जो घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, इनसे इंटरोगेट किया जाए। जब हम इस बात की तरफ आते थे तो जो बाकी फैमिली मेम्बर थे वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि बच्चा भी हमारा मर गया है और तफ्तीश भी आप हमसे ही कर रहे हैं। तो फिर हमने यूएसबी में उनकी गली का चारों साइडों का डाटा करके उन्हें दे दिया कि ये आपका डाटा है, आप देख लें, इसमें बता दें कि अगर एक सिंगल पर्सन भी आपकी गली में एंटर हुआ है तो फिर हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं, नहीं तो फिर हम घर में ही जाएंगे। और ये बेटा आपका घर का मौजूद है। अच्छा रहमान साहब, यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर करते हैं कि जो बच्चे की वालदा थी और उसको ये तो पता है कि उसका बेटा जो है वो उसके सगे चचा ने उसको कत्ल कर दिया, और अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप जो है ये उससे बड़ा एक इंकशाफ करते हैं कि ना सिर्फ चचा कातिल है बल्कि उसके साथ बदफेली भी बच्चे के साथ की गई। मेडिकल रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो चीज़ें सामने आई हैं, इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे। यकीनन पुलिस ने बहुत कम अरसे में एक 10 साल के बच्चे के साथ जो ज़्यादती हुई, जिसके बारे में शायद पहले नहीं पता था, लेकिन उसका कत्ल ज़रूर किया गया, घर में कत्ल हुआ। घर वालों की जानिब से ये गुमराहकुन बयान सामने आता रहा कि इसने बच्चे ने ख़ुदकुशी की है, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, लेकिन पुलिस ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मुकदमा दर्ज किया, पोस्टमार्टम भी करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने आ गईं। खावर साहब ने जिस तरह से हमें बताया कि किन किन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की, जो इनको शुबा था कि कौन हो सकता है, लेकिन जब मेडिकल आता है और मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स के साथ इनकी मीटिंग होती है तो वो क्लियर कट कह देते हैं कि ये कत्ल की वारदात है। ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि बच्चे के साथ बदफेली भी की गई है। जी आप आगे बताइए क्या बता रहे हैं। इसमें डीआई साहब, हमारे डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन हर दूसरे दिन तीसरे दिन मिसल मंगवा लेते थे और जितना काम हुआ होता था वो समझते थे और उसके बाद आगे नई इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आपने इसमें ये किया, ये किया, ये किया, अब आगे आप फर्दर ये करें। ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने डीआई साहब की हिदायत पे इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया
ठीक है, वो लाई डिटेक्टर होता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुलजिम का जो होता है, जी, मुलजिम। मशीनें लगाई जाती हैं, मुलजिम जो बोल रहा है अगर सच होगा तो मशीन बताएगी जी। कि सच बोल रहा है। ठीक है, तो वो इन सस्पेक्ट्स का हमने करवाया, उसके बाद इनकी DNA सैम्पलिंग करवाई। बाकी सारे मामलात के बाद जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ हमने सिटिंग की, जाके सेशन किए कि ये 5 लोग घर में मौजूद हैं। इन 5 लोगों को दोबारा फोरेंसिक लैब लेके गए, डॉक्टर साहब ने इनके इंटरव्यू किए। डॉक्टर साहब ने इनके इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने कंफर्म राय नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये बात की कि आप इन 5 में से देखें कि 10 साल के बच्चे का वज़न 40 किलो के करीब होता है, 35 से 40 किलो के करीब होता है सेहतमंद बच्चे का। इनमें से देखें कि 40 किलो के बच्चे को काबू कौन कर सकता है, ठीक है, जो इसको काबू भी कर सके, इसकी आवाज़ भी ना निकलने दे और इसको मार भी दे। इसकी वालदा कर सकती है, उसकी सेहत ऐसी नहीं है। बहन कर सकती है, उसकी सेहत ऐसी नहीं है। उनका मेरे सामने बैठी नज़र आ रही है हमें। इसकी चच्ची हमारे पास बैठी है, उसकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो 10 किलो वज़न भी उठा सके, ठीक है, और वो 10 साल के बच्चे को गला दबा के मार दे। ठीक है, अब ये चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, लेकिन कातिल आपने खुद ढूंढना है। तो इससे हमने शामिल तफ्तीश किया, कुछ चीज़ें इसके आगे रखी, एविडेंसेस इसके आगे रखे वो कुछ सारे। कुछ ऐसी मुतनाज़ात बातें, कुछ ऐसी चीज़ें सामने जी। इस पे आपको शक जो है वो यकीन में बदलता गया। उसमें सबसे पहले ये थी कि ये आइस का और चर्च का डिक्ट है, अच्छा, और एक रात पहले ये कहीं दोस्तों के पास गया था। तो इनके दोस्तों को, बाकियों को जब हमने शामिल तफ्तीश किया तो उन्होंने बताया कि कल रात को ये किसी जगह पे गया हुआ था और वहाँ पे इसने बेतहाशा आइस और चर्च पी है। ठीक, तो उसमें जो है वो फिर बाकी चीज़ें उनके दोस्तों के बयान में और इसने जो जो चीज़ें हमें बताई थी उनमें डिफरेंट आता गया। फिर घर के हालात जो सारे दिन के रहे उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था। वो चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते गए तो यहाँ तक पहुँचने में हमें 1.5 माह का अरसा लगा। 10 फरवरी को ये वक़ूआ हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 26 मार्च को इसे कंक्लूड करके उसका जो मुल्ज़िम है उसे गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है। रहमान साहब ये बताइएगा कि जो मुलजिम है, ज़ाहिर है वो आपकी कस्टडी में जब आया तो फिर उसने कोई इंकशाफ किया कि उसको कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई पछतावा उसके अंदर था कि उसने अपने भाई के बेटे को कत्ल कर दिया और बदफेली भी की? दुख या पछतावे वाला एलिमेंट तो नहीं है। तो उसमें पहली तो ये बात थी कि 3 साल पहले ये अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, और दूसरा जो नशे की कैफियत, बेतहाशा नशे की कैफियत थी, उसने उस पर हैवानियत तारी कर दी और उसे खुद जो है वो अपनी सेंसेस में नहीं था, उसी नशे के ज़ेर असर उसने ये एक्ट कर दिया। जब उससे ये एक्ट हो गया फिर उसने कहा कि ये जब उठेगा तो ये घर वालों को बताएगा, मेरे पे सोशल प्रेशर आएगा, मैंने एक क्राइम कमिट कर लिया है तो मैं किसको क्या जवाब दूंगा। तो उस एक जुर्म को छुपाने के लिए इसने दूसरा जुर्म किया कि उस बच्चे का गला दबा के उसे मार दिया और ख़ुद आराम से बाहर निकल गया कि मैं जनाजे में शिरकत के लिए गया। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप, जिन्होंने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया और काबिल तारीफ़ अमल था कि 10 साला बच्चे के जो कातिल है उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया, और ऐसा कातिल जो घर में अपना ही था, जिसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकता था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया। अब इस अच्छे काम पे, अच्छी कारकर्दगी पे यकीनन DIG इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरी टीम को इनामात से भी नवाजेंगे, लेकिन हम जो सर्कल ऑफिसर हैं DSP, वो क्या इस केस के हवाले से कहते हैं वो भी आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। दस साला बच्चे का किस तरह से कत्ल होता है और ये कत्ल की वारदात करने वाला कौन था? हमने आपको जो मकतूल था उसकी वालिदा और मामू से बात करवाई और उनके भी वहमो गुमान में नहीं था कि कातिल उसका बच्चे का सगा चचा हो सकता है। फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह से मुलजिम तक पहुंचता है और मुलजिम की गिरफ़्तारी को यकीनी बनाया जाता है, और उस पूरी टीम ने मुलजिम को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि जो उसका
इतराफ़ी बयान था वो भी उसका लिया और उसने वजह भी बताई कि किस तरह से उसने बच्चे को कत्ल किया और उसकी वजह क्या थी। अब हम डीएसपी हैं मियां अफजल साहब, इस सारे केस की जो है वो निगरानी कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने इस सारे जो हालात थे उसमें अखज़ किया कि कातिल कोई और नहीं, उस पूरे घर में रहने वाले लोगों में से कोई हो सकता है, ये हम इनकी ज़ुबानी जानेंगे। क्योंकि बच्चों के हवाले से हुकूमत पंजाब और ख़वातीन के हवाले से हुकूमत पंजाब का, मैडम सीएम का सख्त अहकामात हैं पुलिस को कि बच्चे और ख़वातीन रेड लाइन है। इस 10 साला बच्चे को घर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग केस था, लेकिन पुलिस ने सॉल्व किया और इसमें कितनी मेहनत दरकार थी और जिन मातहत काम करने वाले इन्वेस्टिगेशन और एएसआई ने ये तमाम चीज़ों को जो है देखते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार किया, उसके लिए क्या इनामात डिपार्टमेंट के तौर पे दिया जा सकता है, ये भी हम डीएसपी साहब की ज़ुबानी जानेंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब 10 साल का बच्चा किसी घर में हो, माँ भी घर में हो, बहनें भी घर में हो, ताया भी घर पे हो, चची भी घर पे हो और चचा भी घर पे हो, तो उसको कत्ल कर दिया जाए और वही चचा जो कातिल था और पुलिस को ये कह रहा है कि मैं मुलजिम को पकड़ना चाहता हूँ, मुलजिम को पकड़ने के लिए मदद करूँगा, दर हकीकत में वो ख़ुद कातिल होता है। कैसे ये सारा सुपरविजन आपकी में टीम ने ये काम किया, क्या कुछ था, कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने इस सारी स्टोरी को कवर किया, उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि मैडम सीएम साहबा का इस पे बड़ा ख़ुसूसी तौर पे फोकस है कि ख़वातीन और बच्चों के जो केसेस होते हैं उनमें उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया हुआ है। तो वो हमारे जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है सैयद ज़ीशान रज़ा साहब, उन्होंने इस मुकदमे को ख़ुसूसी तौर पे एक टास्क दिया कि ये मुकदमा हर सूरत में हल होना चाहिए। उसके लिए हमने अपनी मतहतान जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप हैं और उनके साथ सलीम साहब इंस्पेक्टर और दीगर टीम, उन्होंने शबो रोज़ मेहनत की। सबसे पहले तो इसमें ये देखें कि ये एक मर्डर सेकंड फ्लोर पे, जिसे हम उर्दू में तीसरी मंजिल कहते हैं, एक 5 मरले का घर था जिसके सेकंड फ्लोर पे ये फैमिली रह रही थी। फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे 2 भाई और उसके वालिदैन रहते थे और जो ग्राउंड फ्लोर था उस पे वो किरायादार रहते थे। ठीक है। हमने जब ये देखा कि ये सेकंड फ्लोर पे ये मर्डर हुआ है, तो हमने सबसे पहले तो उस घर के आने जाने वाले तमाम रास्ते जो थे और वहाँ आसपास में चारों तरफ में जो प्राइवेट कैमरे लगे हुए थे, उनमें सबसे पहले ये सर्च किया कि क्या घर के अफराद के अलावा भी किसी की आमदोरफ्त है। ठीक है। इसके लिए हमें वहाँ की लोकेलिटी जो थी उन्होंने बड़ी मदद की कि तमाम कैमरों से हमें ये मदद मिली कि बाहर से ना कोई बंदा आया था और ना ही कोई गया था। ठीक है। घर में जो अफराद मौजूद थे वो टाइम ऐसा बना कि बच्चे स्कूल चले गए, मदरसा चले गए, जो नीचे भाई रहता था वो अपने जॉब पे चला गया, जो उसकी बेगम थी वो अपनी जॉब पे चली गई और ये अपनी बेगम को डाइवोर्स कर चुका था। बेसिकली ये नशा भी करता है। ठीक तो है। इस एक दिन पहले ये काफ़ी ज़्यादा ओवर अडक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से इसका ज़हन भी माउफ हो चुका था कि मैं अब ये जिस तरह बंदा कहते हैं ना कि जब वो ओवर एडिक्शन में आ जाता है तो फिर उसको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत है, बल्कि उसे रिश्तों की पहचान ख़त्म हो जाती है। और उसने वो बदफेली भी बच्चे के साथ बदफेली की और वो इसी वजह से जब बच्चे ने शोर किया तो उसके हाथ पे मुंह पे हाथ रखा हुआ था और वो उसने वो बच्चे का मर्डर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भैया साहब, हमने अक्सर देखते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि गवर्नमेंट की, मैडम सीएम की प्रायोरिटी है आजकल के बच्चों के साथ और ख़ासकर ख़वातीन के साथ
ऐसे मामलात हों तो उनको फौरी तौर पे बच्चों को या ख़वातीन के साथ कोई भी ज़्यादती जुल्म होता है तो मुलज़मान गिरफ़्तार होने चाहिए। इस केस में भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई बाहर की पुलिस हो तो उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया। कोई माँ से बात हुई, मामू से बात हुई, तवक्को ही नहीं करते थे कि चचा जो है वो ये जुल्म कर सकता है। तो इसका मतलब है कि पुलिस अगर फोकस करे, तवज्जो करे, तो फिर मुलजिम आज़ाद नहीं रह सकता, पुलिस से बच नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। पुलिस तो तमाम मामलात में ही, तमाम मुकदमात में ही पुलिस फोकस भी करती है, मेहनत भी करती है और अल्लाह तबारक व तआला उसका रिज़ल्ट भी देते हैं। तो इसमें भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इनके CDRs हासिल की, इन्हें हमने फोरेंसिक्स लैब से इनका DNA करवाया, उसके बाद दीगर चीज़ें जो थी IT बेस्ड उन पे काम किया, इनके हमने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कातिल जो है वो घर में से ही है। अब घर में जो मर्द थे, चूँकि बच्चे के साथ बदफेली का मामला था, घर में जो मर्द थे उनको फोकस किया गया और मर्दों में जब इस बंदे पे सारी हम आके रुके हैं और फिर उसको इंटरोगेट किया तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो कोई जवाब नहीं बन पा रहा था उसके कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे निकलूँ, इन सारे सवालों से कैसे निकलूँ। और उसे फिर एक छड़ी मारे बगैर उसने ये सारी चीज़ें एडमिट की कि मैंने वाकई ये मुझसे बहुत जुल्म हुआ, मैं ये गलत कर बैठा हूँ। बहुत पछता भी रहा था मुलज़म, लेकिन उसने बहुत गलत किया। अल्लाह तबारक व तआला से भी उसे सज़ा मिलेगी और कानून भी उसे सज़ा देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, यकीनन जिसके साथ, जिनके बच्चे के साथ ये हुआ वो तो उनका बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनके लिए ये काफ़ी है, काफ़ी होगा या होना भी चाहिए कि उनके बच्चे का जो कातिल है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो डिपार्टमेंट के तौर पे जब इस तरह के केस सॉल्व होते हैं तो कोई आला अफसरान, जैसे आप DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा साहब का जिक्र कर रहे थे या SSP मोहम्मद नवीस साहब का जिक्र कर रहे थे, इनामात भी दिए जाते हैं ताकि हौसला अफजाई होए ऐसे पुलिस अफसरान। जी बिल्कुल। SSP साहब इन्वेस्टिगेशन ने भी और DIG साहब इन्वेस्टिगेशन ने भी को बहुत अप्रिशिएट किया है और इस पे नकद इनाम और कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स दिए हैं पूरी टीम को और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। ठीक है। यकीनन जी, जब इस तरह के केसेस और ख़ासकर वाक़यात तो ये अफसोसनाक होते हैं कि किसी का बेटा चला जाए, किसी का भाई चला जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए और पुलिस उन प्यारों के जो कातिल है उसके मुलज़मान को या उसके मुलजिम को गिरफ़्तार कर ले तो उनको कुछ तस्कीन तो मिलती है, लेकिन पुलिस को इसी काम के लिए, यही फ़राइज़ की अदायगी के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया, तो फिर इनको ऐसी काम के लिए इनामात से भी नवाजा जाता है और नवाजा भी जाना चाहिए। जिस तरह से मियाँ साहब ने बताया कि कैश प्राइज़ का भी ऐलान किया गया DIG इन्वेस्टिगेशन साहब की जानिब से, SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से, और रिकमेंडेशन भी की गई, कुछ CC1, CC2, कुछ CC3 इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं वो भी इनको दिए जाएंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।